सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से हम शिक्षण से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, जीएसई, नेट, जीआरएफ, सेलेट या यूसेट से संबंधित परीक्षाओं की बेहतर तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ ही उत्तराखंड में आने वाली जो भर्ती है एलटी की, उससे संबंधित शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रैक्टिस सेट क्लासें आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और अपना अध्ययन को बेहतर से बेहतर रूप दे सकते हैं। इससे पूर्व हम हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और संस्कृत से संबंधित एलटी से संबंधित 9 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, जबकि आज 10वां प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह जो है हमने एनसीईआरटी की जो 12 क्लासें चला चुके हैं, साथ ही साहित्य और संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। और पूरा वीडियो आप देखने के उपरांत आप एक नई तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज इस प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों का आकलन और विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न है, स्मृति की रेखाओं 1943 में कौन सा रेखा चित्र नहीं है? जो स्मृति की रेखाएं हैं आपके एनसीईआरटी में इससे लगा हुआ संबंध है, या 1943 की रचना है, कौन सा रेखा चित्र इसमें नहीं है? क्योंकि स्मृति की रेखाएं में 7 चित्र हैं, ठीक है। ठकुरी बाबा, जंग बहादुर, नीलकंठ और भक्तिन। तो इसमें कौन सा रेखा चित्र नहीं है? तो इसमें इसका आंसर होगा सी, नीलकंठ इससे संबंधित नहीं है। जबकि स्मृति रेखाओं में ठकुरी बाबा जो है नेट में लगा हुआ है और वहीं भक्तिन जो है एनसीईआरटी में लगा हुआ है। भक्तिन से संबंधित क्वेश्चन 2021, 2018 में एलटी में पूछे गए थे। और स्मृति की रेखाओं में 7 चित्र हैं, जिसमें ठकुरी बाबा, चीनी फेरी वाला, मुन्नू, जंग बहादुर, बीबियाँ, गुनिया, ये जो हैं इसमें 7 रेखा चित्र हैं। और यह माँ देवी का रेखा चित्र है, सचमण रेखा चित्र। प्रश्न नंबर दूसरा है, ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद किस रचना में किया गया? तो किस रचना में किया गया? निहार, सप्तपर्णा, नीरजा और यामा। तो किसमें किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी सप्तपर्णा, ठीक है। सप्तपर्णा जो है ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद, काव्य अनुवाद किया गया। यह महत्वपूर्ण है, 1960 की रचना है। जबकि यामा आप जानते हैं, महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। और पहली महिला ऐसी कवित्री थी ये जिन्हें पहला यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं इनकी जो नीरजा है, नीरजा को जो है शेक्सपियर सम्मान से पुरस्कार से नवाजा गया और रश्मि और नीरजा को मंगला पारितोषिक सम्मान भी दिया गया। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शीर्ष के फूल किस निबंध संग्रह में संकलित हैं? देखो 4-5 दिन पहले ही मैंने इस पाठ को आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी का, और यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो शीर्ष के फूल किस निबंध संग्रह में है? कल्पलता, अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार व वितर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, कल्पलता, ठीक है। और शीर्ष का फूल लगा हुआ है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था एलटी में, तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को आपको नोट करना है। जबकि आलोक पर्व को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अशोक का जो फूल है यह प्रथम निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद का। अगला प्रश्न है, चौथा, काफी महत्वपूर्ण है, कृषक समाज और पशुओं का भावात्मक संबंध। आज़ादी के आंदोलन की भावना प्रेमचंद के किस रचना में दर्शाया गया है? कृषक और समाज, पशुओं का भावात्मक संबंध और आज़ादी की भावना। गोदान, दो बैलों की कथा, रंगभूमि, बड़े घर की बेटी। तो इसका किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दो बैलों की कथा, ठीक है। चौथवा का क्या होगा? बी होगा। अब देखो, कृषक समाज की उल्लेख जो है गोदान में भी किया गया। इसमें रचना कहा गया है, ना कहानी का उल्लेख किया गया है, ना उपन्यास का उल्लेख किया गया है। दो बैलों की कथा और बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, जबकि गोदान और रंगभूमि प्रेमचंद जी की क्या है? उपन्यास है।
तो गोदान कहानी की बात करें तो यह एक काफ़ी प्रसिद्ध है और यथार्थ का वर्णन करता है। 1926 की यह रचना है। किसान जीवन की महागाथा का काव्य इसको कहा जाता है, इसकी संज्ञा दी जाती है। रंगभूमि में औद्योगिक पूंजीपति शोषण की के बारे में उल्लेख किया गया है। दो बैलों की कथा तो आप जानते ही हैं। जबकि बड़े घर की बेटी, ठीक है, ये बड़े घर की जो प्रेमचंद की रचना है 1910 की, तो इसको पहला रचना माना जाता है। प्रेमचंद नाम से यह पहली रचना थी और जमाना पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप नोट कर लेंगे। जमाना पत्रिका में जो यह प्रकाशित हुई थी और प्रेमचंद नाम से यह पहली रचना थी। आप जानते हैं नहीं कि प्रेमचंद का नाम जो है धनपत राय भी था। तो प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कथा थी। 1910 की यह कहानी है। और प्रेमचंद जो है पहली हिंदी की जो उनकी कहानी है साउथ हिंदी की 1915 में, ठीक है। कुछ लोग पंच परमेश्वर को भी मानते हैं, मतभेद है कि सौत प्रथम रचना है या पंच परमेश्वर। तो आपको नोट करना, सौती पहली रचना होगी 1915 की, पंच परमेश्वर जो 1916 की है। नगेंद्र के कथन के अनुसार पहली रचना कौन है? पंच परमेश्वर। इस तथ्य को नोट कर लेना। अधिकतर सौती को मानते हैं। अगर नगेंद्र की बात आएगी तो तब पंच परमेश्वर को माना जाएगा। अगला 5वां प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किस साहित्यकार का है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर का आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 का क्या होगा? सी होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा था, ठीक है। अगला 6ठा प्रश्न है, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उनका महत्व 2 कौड़ी का है, उपरोक्त कथन किस लेखक का है? जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उनका महत्व 2 कौड़ी का है, या उपरोक्त कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6ठा का बी आंसर होगा। प्रेमचंद ने यह कथन कहा था कि जो रचनाएं अगर मनोरंजन की है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, समाज के कोई उल्लेख नहीं है, तो वह 2 कौड़ी की रचनाएं हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के कथन और तथ्य पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद के सर्वाधिक उपन्यास और कहानी पूछे जाते हैं। उपन्यास और प्रेमचंद को आपको पता है कि कहानी और उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट का कहने का तात्पर्य यही है, कहानी और उपन्यास उसमें दोनों आएंगे, ठीक है। और साथ ही उनका जन्म जो है 1880 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1936 में हुई थी, ठीक है। अब देखो, प्रेमचंद के नाम में भी काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। 2018 में इसी प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो धनपत राय, पिता ने इनको दिया था धनपत राय नाम, जबकि चाचा ने इनको दिया था नवाब राय। धनपत राय आएगा तो धनपत पिता ने दिया था, कई बार पूछा जाता है ना, जैसे उनकी उपाधि पूछी जाती है, ठीक है। और नवाब राय किसने दिया था? चाचा ने दिया था, ठीक है। शिवरानी देवी इनकी पत्नी थी, इनकी आत्मकथा भी लिखी है वो शिवरानी देवी ने। जबकि बात करें, इनके 2 पुत्र थे। एक श्रीपत राय थे जो बड़े पुत्र थे, जिनको धुन्नू कहते थे। श्रीपत राय को धुन्नू कहते थे। और इनका दूसरा बालक था, दूसरा पुत्र था अमृत राय, जिनको बन्नू कहते थे, ठीक है। अब देखो, इनके जो छोटे पुत्र अमृत राय, तो इन्होंने उनकी जीवन भी लिखी है, जीवनी भी अपने पिता प्रेमचंद की, और साहित्य में इनका लेखन, इनकी रचनाएं तुम्हें मिलती है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि कथा सम्राट उपन्यास और कहानी दोनों कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। अगर बात उल्लेख आएगी कि एकांकी सम्राट, तो एकांकी सम्राट जो है राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। उनकी पहली एकांकी बादल की कथा थी और 1930 की उनकी रचना थी, ठीक है। एकांकी की बात करें तो वहीं हम बात करें जयशंकर प्रसाद, तो नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है और एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। और एक होठ 1930 की रचना उनकी थी, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 7वां प्रश्न है,
भारतीय फिल्मों को नई दिशा दी और ऊंचाई पर ले गए। इनकी ख्याति का आकलन इसी से किया जाता है कि इन्हें ऑस्कर, भारत रत्न, फ्रांस लेजेंड डी ऑनर पुरस्कार प्राप्त हुआ। लता मंगेशकर, अनुपम मिश्रा, अवतार सिंह, सत्यजीत राय। देखो इनकी ख्याति तो भारतीय फिल्मों में थी, लेकिन इनकी ख्याति का आकलन तुम इसी प्रकार से लगा सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है, भारत रत्न। भारत रत्न भी नहीं प्राप्त हुआ था। ऑस्कर, फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर, और फ्रांस का जो पुरस्कार माना जाता है काफ़ी बड़ा पुरस्कार, फ्रांस लेजेंड डी ऑनर। यह तुमने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह सम्मान मिला था फ्रांस से। तो यह 3 बड़े पुरस्कार सम्मान दिए गए थे। किसको दिए गए थे? तो आपने आकलन कर लिया होगा, सत्यजीत राय। अब सत्यजीत राय का जो फिल्मों से संबंध है यहाँ पर इनका उल्लेख हुआ है, लेकिन इनका उल्लेख इसलिए हुआ कि साहित्य फिल्में, इन्होंने जो फिल्में बनाई वो साहित्य जगत से संबंधित फिल्में बनाई। ठीक है। और एनसीईआरटी में इनका एक संस्मरण लगा हुआ है, अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, संस्मरण लगा हुआ है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका संबंध किससे है? पथेर पांचाली से है। ठीक है। और पथेर पांचाली में जो है फिल्मों के अनुभवों और उनके जो फिल्मों में जो दर्शाया जाता है, उसकी वास्तविकता को दर्शाया जाता है, उससे संबंधित है पथेर पांचाली। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अगला 8वां क्वेश्चन है, रेणु की रचना पहलवान का ढोलक किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो पहलवान का ढोलक किस विधा की रचना है? आपने आकलन कर दिया होगा। तो यह जो है कहानी विधा है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रेणु को तो आप जानते हैं, इनका उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध है, महिला आंचल, परिति परिकथा। ठीक है। इनकी कहानी जो एनसीईआरटी में नेट में लगी हुई है। तीसरी कसम, ऊपर मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम। ठीक है। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम दोनों ही जो है नेट में लगी हुई है, सेट में लगी हुई है। जो व्यक्ति भी, जो अभ्यर्थी भी सेट का पेपर देंगे उत्तराखंड में, तो यह उनको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी तालीनसा से। और महिला आंचल इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। अब जो ये पहलवान का ढोलक है, इसमें एक पात्र है, मुख्य पात्र जो है, किसका नाम था? लट्ठन सिंह। लट्ठन सिंह नाम का पहलवान था। इस पॉइंट को नोट कर लेना, पूछा जा सकता है कि लट्ठन सिंह जो है किस कहानी से संबंधित था। ठीक है। तो 8वां का क्या होगा? बी होगा, कहानी। 9वां काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना बादल राग किस रचना में संग्रहित है? जो बादल राग है एनसीईआरटी में लगा हुआ है, किस में संग्रहित है? पढ़ा चुका हूँ मैं इसको भी, क्योंकि 12 महत्वपूर्ण रचनाकारों के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी प्रसिद्धि, उनके पुरस्कार से संबंधित पूरा उल्लेख कर चुका हूँ। परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, गीतिका। तो बादल राग का संबंध किससे है? किस में संकलित है बादल राग? तो 9वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी अनामिका में। ठीक है। तो अनामिका में संबंध था। देखो, अनामिका परिमल पहली रचना थी 30 की। अनामिका पहला भाग जो है 23 में और दूसरा भाग 38 में प्रकाशित हुआ था। परिमल की रचना जो है 30 की है। तो यह महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इन पॉइंटों को आप नोट करते रहेंगे। और महत्वपूर्ण यह है कि अनामिका जो द्वितीय भाग है, सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति 1935 और राम की शक्ति पूजा 1936। ठीक है। यह जो है अनामिका द्वितीय भाग में ही लगे हैं, संकलित हैं। ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण है। 10वां नंबर का प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियां किस रचनाकार की है? काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां और काफ़ी बार पूछी जाती है। हरि मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह रचना किसकी है? यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां 10वां का क्या होगा इसका? ये, यानी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। देखो, आधुनिक तुलसीदास भी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, और जो मैथिली शरण गुप्त थे, इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है। इनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे।
इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, ठीक है। और इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह पंक्ति काफ़ी परीक्षाओं में पूछी गई है पूर्व की, तो यह महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अब संस्कृत से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कालिदास, 11वां प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। अभी तो आपने देखा होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कितने सर्ग थे, है ना। तो अब यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंद थे। 18 प्रकार, 20 प्रकार, 24 प्रकार और 16 प्रकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सी होगा, यानी 24 प्रकार के छंदों का उल्लेख किया गया है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। और उनकी दो काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य हैं। कुमार संभव, वीर रस का उल्लेख किया गया है, 17 सर्ग हैं। रघुवंशम, रघुवंशम तो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसमें 19 सर्ग हैं, जबकि 29 राजाओं का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है। श्रृंगार रस से संबंधित है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें जो है 7 सर्गों का उल्लेख किया गया है और 24 प्रकार के इसमें छंद हैं। तो छंद आप भूलना मत, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। 12वां प्रश्न है, नमः शब्द के युक्त में विभक्ति होती है। नमः जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थी। तो आपने आकलन कर दिया होगा। नमः शब्द में जो है चतुर्थी विभक्ति का उल्लेख किया गया है। चतुर्थी विभक्ति होती है नमो, नमः, नमो, स्वाति, स्वाहा, इनमें क्या होता है, चतुर्थ विभक्ति होती है। इस पॉइंट को नोट कर लें, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और संस्कृत के क्वेश्चन तो 14 नंबर का लगा हुआ है। आपका अच्छा सा रिवीजन होगा अगर आप तालीमता से देखोगे, इसके उपरांत आप देखोगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप नए हैं तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना आपको मिल सके और आप इस बेहतर ज्ञान का लाभ उठा सके। 13वां नंबर का प्रश्न है, रामेण स सीता वनः गच्छति का हिंदी अनुवाद है। रामेण स सीता वनः गच्छति का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता वन गई है थी, राम के साथ सीता वन जाती होगी, राम के साथ सीता वन जाएगी। तो 13वां का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा राम के साथ सीता वन जाती है। 14 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालती माधव, मालवी अग्निमित्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मालती माधव, ठीक है। मालती माधव जो है इनकी रचना नहीं है, और बाकी यह सारी रचना किसकी है, कालिदास की है, ठीक है। और कालिदास की काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कुमार संभव, रघुवंशम, मालवी अग्निमित्रम, विक्रम मौर्यवंशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, विप्रलभ, श्रृंगार का उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। और ऋतु संहारम, ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मालवी अग्निमित्रम में 5 जो है खंड है इसमें। आगे 15 नंबर का प्रश्न है, दंडी के परपितामह कौन थे। मनोरथ, श्रीधर, वीरदत्त, भारवी, ठीक है। तो कौन थे परपितामह। परपितामह का मतलब होता है कि दांडी के पिता के पिता, यानी दंडी के दादा के दादा, ठीक है, परपितामह, ठीक है। तो कौन थे, इसमें सही आंसर होगा भारवी, ठीक है। और भारवी भी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाकार हैं संस्कृत साहित्य के, और दंडी भी। तो दंडी
नारायण स्वामी थे जिनका नाम श्रीधर था, भारवी के पिता थे। भारवी दांडी के परपिता थे। मनोरथ दांडी के पितामह थे यानी दादा थे। और वीरदत्त गौरी दंडी के पिता थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका उल्लेख है, कई बार पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन। 16वां नंबर का प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो महात्मा शब्द में कौन सा समाज होगा? तो बहुब्रीहि समाज इसमें होगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्कृत काव्यशास्त्र के और एनसीईआरटी के साहित्य से संबंधित। 17 नंबर का प्रश्न है, तिष्ठति धातु में, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार। तो कौन सा तिष्ठति धातु में कौन सा लकार होगा? 17 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें लट लकार होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा इसमें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है संस्कृत के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे परीक्षा के लिए। आपको स्तर थोड़ा कठिन अगर लग रहा होगा, परंतु आप कठिन स्तर को अगर देखोगे तो आगे आपके लिए ही बेहतर होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है? तेज धन ओमय, तेजः धनमय, तेज धन अमय, तेजोधनमय। तो तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजः धनमय, यानी बी आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, बाण का पर्यायवाची शब्द है। तो बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हाय, आसूग, अर्ची, उर्वी। तो बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आसूग होगा। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्कृत का, गणनावाचक शब्द न्यूनतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, जो गणनावाचक शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? 1000, 10,000, 10 लाख, 1 लाख। तो न्यूनतम किसके लिए होता है? तो न्यूनतम होता है जिसको प्रत्युतम, दशम लक्षम भी कहते हैं, यानी 10 लाख के लिए, यानी इसका सी आंसर होगा। जबकि 1000 का सहस्त्रम हो गया, 1 लाख का लक्षम हो गया, और 10,000 का क्या होगा? 10,000 का होगा आयुतम। ठीक है, और 10 लाख का क्या होगा? न्यूनतम। यह महत्वपूर्ण है, कभी पूछा जाता है इस प्रकार से सीधे ही गणना के अनुसार। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इस महत्वपूर्ण वीडियो को पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सूचना आपको मिलेगी और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी पेपर में बनेंगे उससे आपको लाभ पहुंचेगा। तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।